हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी सीजीएल 2022 के 1 दिसंबर के 4th शिफ्ट के जीए के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द एशियन गेम 2018 वेयर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। 2018 का फ्रेंड्स एशियन गेम जो है ये किस कंट्री में हुआ? ये फ्रेंड्स इंडोनेशिया में हुआ था। तो इंडोनेशिया में किस शहर में हुआ था? ये हुआ था जकार्ता और पैलेम्बंग में। तो ये दोनों शहर में हुआ था। अब फ्रेंड हमारा 27वां क्वेश्चन है, व्हेन इज रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज पर द हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग रक्षाबंधन का जो है फेस्टिवल ये किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? ये फ्रेंड्स पूर्णिमा में होता है और ये श्रावण मंथ का पूर्णिमा में मनाया जाता है इंडिया में। ओके फ्रेंड्स, ये इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स हिंदू कैलेंडर की बात हो रही है। हिंदू कैलेंडर फ्रेंड्स किस कंट्री में यूज किया जा रहा है अभी? ये फ्रेंड्स नेपाल में यूज किया जा रहा है। अभी फ्रेंड्स इंडिया में कौन सा कैलेंडर यूज हो रहा है? इंडिया में फ्रेंड्स क्रिश्चियन कैलेंडर यूज किया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग अभी इंडिया में 2023 है और नेपाल में हिंदू कैलेंडर यूज़ किया जा रहा है। और अब फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे 28 क्वेश्चंस को। इसमें क्या है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लाइफ को प्रोटेक्ट करना है और लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। यह है किस आर्टिकल में, इसका डिस्क्रिप्शन है। ये आर्टिकल 21 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। सो आर्टिकल 21 इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम रेस्ट जो आर्टिकल है फ्रेंड्स इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है फंडामेंटल राइट्स से लिए पूछा गया है। फंडामेंटल राइट्स फ्रेंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? तो ये जो है पार्ट 3 में है। और पार्ट 3 फ्रेंड किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक के बीच वो लाई करता है? ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक लाई करता है। और फंडामेंटल राइट अभी कितना है प्रेजेंट टाइम में? ये फ्रेंड्स 6 फंडामेंटल राइट है। इसका याद रखने का ट्रिक है EFERCR। ये मतलब इक्वलिटी हो गया, मतलब 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी। F से फ्रीडम, मतलब 19 से 22 राइट टू फ्रीडम। 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। R राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। उसके बाद आ गया हमारा CR था कॉन्स्टिट्यूशनल। ये है हमारा 29 से 30। इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल राइट। और लास्ट में है हमारा R, ये है 32 से लेकर 35 तक। इसमें क्या है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये हमने देख लिया 6 फंडामेंटल राइट। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऑप्शन में जो जो आर्टिकल है, जैसा कि यहाँ पे आर्टिकल 21, इसका तो आंसर तो 21 होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हम आर्टिकल 20 को डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं राइट टू फ्रीडम में कितना आएगा, 19 से 22 तक आएगा। इसमें फ्रेंड्स तो 20 तो फ्रीडम में ही लाई कर रहा है। तो फ्रीडम में लाई कर रहा है तो आर्टिकल 20 में ये कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है? प्रोटेक्शन ऑफ आप कह सकते हैं उसको आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन in respect of conviction for offenses। मतलब कोई अगर कोई क्राइम किया तो
उसको जो सज़ा जो दिया जाएगा तो उसको उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है आर्टिकल 20 में फ्रेंड्स। आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स 3 राइट है। आर्टिकल 20 के थ्रू आर्टिकल 20 में फ्रेंड्स 3 क्लॉज है। पहला क्लॉज के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग क्या रूल है? आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी लॉ, अगर कोई भी लॉ को तोड़ रहा है, कोई भी लॉ को वायलेट कर रहा है, मतलब कानून को तोड़ रहा है, तो इसका जो सज़ा जो है वो कौन देगा? अगर कोई लॉ को वायलेट कर रहा है तो इसका सज़ा कौन देगा? हाई कोर्ट देगा, मतलब कोर्ट देगा, कोर्ट देगा, या फिर जो हमारा लॉ सिस्टम है कंट्री में वो देगा। कोई भी पर्सन, कोई भी कॉमन मैन, कोई भी पर्सन जो है उस व्यक्ति को सज़ा नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारे कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है इस कारण से। अब फ्रेंड्स आर्टिकल 21 का 2 नंबर में ये कहा गया है कि एक क्राइम के लिए हम एक ही बार क्या कर सकते हैं? सज़ा दे सकते हैं। जैसा कि अगर आर्टिकल 22 में ये कहा गया है, कोई अगर मोबाइल फ़ोन चोरी करता है, अगर मोबाइल फ़ोन चोरी की सज़ा अगर 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, एक मोबाइल फ़ोन चोरी किया तो 3 मंथ्स, 2 मोबाइल फ़ोन चोरी किया वो, तो अभी उसको 3 मंथ्स का ही सज़ा मिलेगा। 3 मोबाइल चोरी किया तो इसका भी सज़ा 3 मंथ्स ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक मोबाइल फ़ोन चोरी किया तो 3 महीना, 2 मोबाइल फ़ोन चोरी किया तो 6 महीना, 3 मोबाइल फ़ोन चोरी किया तो 9 महीना, ऐसे नहीं मिलेगा। कोई अगर 7 मोबाइल फ़ोन चोरी किया तो 7 या 21 महीना का सज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब मोबाइल फ़ोन चोरी करने का जो है 3 मंथ्स दिया हुआ है। अब एक मोबाइल फ़ोन चोरी करे या फिर 10 मोबाइल फ़ोन चोरी करे, उसको अगर वो पकड़ाता है चोरी में, मोबाइल फ़ोन चोरी में, तो उसको 3 महीना की ही सज़ा उसको दिया जाएगा। और हमारा फ्रेंड्स आर्टिकल 20 का 3 क्लॉज नंबर 3 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम किया है, वह जो है उस क्राइम से रिलेटेड खुद की गवाही खुद वो कोर्ट में पेश नहीं कर सकता है, या कोई भी व्यक्ति खुद का विटनेस नहीं हो सकता है। ये हमारे आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में ये कहा गया है। मतलब आप कोई भी आम आदमी, कोई भी गुनहगार, वो खुद की गवाही को जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। खुद की गवाही विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यह है आर्टिकल 23 में, 20 का क्लॉज 3 में। अब फ्रेंड्स ऐसा कौन 2 आर्टिकल है फ्रेंड्स जिसको हम इमरजेंसी के टाइम में हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं? यह है फ्रेंड्स आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। ये भी फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब फ्रेंड्स हम आर्टिकल 23 को देखते हैं। 23 फ्रेंड्स किस कैटेगरी में आएगा? EFERCR, ये ई में आता है, मतलब तीसरा वाला जो ई था। तो 19 से 22 इसमें 23-24 आता है फ्रेंड्स। अब 20 मतलब आर्टिकल 23 में क्या आता है? आर्टिकल 23 में ये आता है कि हम जो है किसी को जो है हम ज़बरदस्ती उससे हम काम नहीं करवा सकते हैं। फैक्ट्री में कोई काम नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति काम करेगा फैक्ट्री सब में, तो वो खुद की इच्छा से वो करेगा। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम आर्टिकल ये बात कही गई आर्टिकल 23 में, मतलब प्रोहिबिशन। आर्टिकल 23 को हम ऐसे समझ सकते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स and forced labor
कोई भी हुमैन को या फिर हम कोई भी बेगर को, कोई ह्यूमन बींग्स को या कोई भिखारी को, हुमैन को या कोई भिखारी को हम फैक्ट्री में या माइनिंग में, कोई खान में हम ज़बरदस्ती उससे कोई काम नहीं करवा सकते हैं, यह आर्टिकल 23 कहता है। और हमारा आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 ये कहता है कि हम चाइल्ड लेबर जो है नहीं करवा सकते। इसका मतलब ये हुआ हम जो है किसी बच्चे का उसका बचपन हम नहीं छीन सकते, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ। आर्टिकल 24 मतलब ये हुआ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज बस। तो फ्रेंड्स, ऐसा बच्चा जिसका एज 14 ईयर से कम है, 14 साल से कम बच्चा है, 14 साल से कम एज है किसी बच्चे का, तो उसको हम कोई बड़ा फैक्ट्री में नहीं काम करवा सकते, ना ही माइनिंग में काम करवा सकते। तो ये फ्रेंड्स क्राइम है। अगर कोई बच्चा, अगर आप देख रहे हैं और 14 ईयर से कम उसका काम है और भारी भरकम काम कर रहा है, तो वो क्राइम है और इसके तहत जो करवा रहा है उसको इसमें पनिशमेंट उसको मिल जाता है। ओके, अब फ्रेंड्स इसका हमको आंसर देखना था, तो इसका हमने पहले ही चेक कर लिया। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ये आर्टिकल 21 में है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 29th क्वेश्चन को, कौन सा जो है करेक्ट मैच नहीं है। चलिए देखते हैं। जो टोमेटो में एसिड रहता है वो कौन सा एसिड रहता है फ्रेंड्स? टोमेटो में जो एसिड रहता है वो एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड रॉन्ग है, ये तो चींटी में रहता है, तो हमारा ऑप्शन ए ही रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स रेस्ट ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, सब सारा राइट है। ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड होता है, ये भी राइट है। रैंसिड बटर में ब्यूट्रिक एसिड होता है। इसको फ्रेंड्स तीनों को याद रखना है, नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 30th क्वेश्चन को। द परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर फाउंड इन द ओशियंस इज डैश। जो धरती पर है, मतलब वो कितना परसेंटेज वाटर है हमारे जो अर्थ पे है, ये फ्रेंड्स 97.2% ऑफ वाटर जो है ये ओशियन में रहता है। जितना भी टोटल वाटर है उसमें से 97.2% ओशियन में है। बाकी अगर बच जाता है 2%, 2% जो है फ्रेंड्स ये आइस के फॉर्म में है, आइस कैप के फॉर्म में है। और ग्राउंड वाटर में कितना परसेंटेज है? ग्राउंड वाटर 0.68% है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 31st क्वेश्चन को। डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 एंड 11 इज। तो डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन का? ये है फ्रेंड्स 17.70%। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम सेंसस से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं, जैसा कि पहला सेंसस जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1872 में स्टार्ट हुआ था सेंसस। और इस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड मतलब फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस, या बोले तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया, वो जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। तो इस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे हमारे कंट्री के? ये लॉर्ड रिपन थे। अभी 2011 का स्लोगन क्या है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और फ्रेंड्स ये जो है 2011 का सेंसस जो है, इसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री का लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट है 74.04%।
और मेल का क्या है, मेल का है 82.14%। फीमेल का क्या है, फीमेल का है 65.46%। 65.46%। मेल और फीमेल का जो है दोनों के बीच लिटरेसी रेट का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ये डिफरेंस है 16.68%। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम मूव करेंगे 32nd क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा क्या है, द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 एट डैश टू वर्क फॉर द एवोल्यूशन ऑफ कास्ट। 1840 में जो है परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। तो ये जो जाति जो सिस्टम था उसको हम हटाने के लिए मतलब स्थापित किया गया था। तो परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी और शहर था बॉम्बे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो और जो परमहंस मंडली की जो ये स्थापना थी ये दादोबा पांडुरंग द्वारा किया गया था। दादोबा पांडुरंग। और एक पर्सन थे इनके साथ में, वो थे मेहताजी दुर्गाराम। अब फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd क्वेश्चन। इसमें क्या है, हु वाज द मुगल एम्पायर व्हेन अ मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857। तो इस टाइम में तो फ्रेंड्स 1857 में सबसे लास्ट मुगल रूलर था वो कौन थे हमारे कंट्री के, वो थे बहादुर शाह जफर टू। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम मुगल रूलर बहादुर शाह जफर के बारे में बात कर लेते हैं। मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर जो थे इनका जन्म 1775 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1862 में हुई थी। तो और जो फ्रेंड्स है ये लास्ट टाइम में बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था, अंग्रेज़ों द्वारा ये रंगून में भेज दिया गया था और वहीं पर इनको जेल में रहना पड़ा था। तो रंगून कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये रंगून जो है म्यांमार कंट्री में ये शहर पड़ता है। अब फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं मुग़ल एम्पायर जो थे, मुग़ल जो एम्पायर था इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। मुग़ल एम्पायर की स्थापना जो है ये किया गया था बाबर द्वारा। कब किया गया था, 1526 में। और बाबर का जो है फ्रेंड्स पूरा और ओरिजिनल नाम क्या था, बाबर का ओरिजिनल नाम था जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर। जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर। ओके फ्रेंड्स, बाबर जो थे ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़े थे 1526 में। किससे लड़े थे, इब्राहिम लोदी से लड़े थे, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इब्राहिम लोदी डायनेस्टी का रूलर था। ओके, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 34th क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। द मोशन ऑफ डैश बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ फ्रेंड्स हम टर्म समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बन जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी जो है वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और एक्सेलरेशन जो है तब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। एक कॉन्स्टेंटली वो बढ़े। अगर कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म मोशन। और फ्रेंड्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन
ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जो हो वो कॉन्स्टेंटली बढ़े। अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा मतलब ये जो है अगर कांस्टेंट रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। मतलब वेलोसिटी क्या करेगा, वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगा। तो ऐसे वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब फ्रेंड्स जैसा कि हम ले लेते हैं अर्थ को, ये है हमारा अर्थ। तो यहाँ पे इक्वेटर पे जो है फ्रेंड्स जी का वैल्यू हम कितना रहता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है। वहीं यहाँ पोल पे जी का जो वैल्यू होता है, जी क्या है फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे। तो जैसा कि हमने एक बॉल को गिराया, तो एक बॉल गिरा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। यहाँ पे अगर हम t इक्वल टू जीरो है, अगर जीरो है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या है, जीरो है। अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड बाद देखते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाता है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया 1 सेकेंड में। अगर t इक्वल टू 2 सेकेंड है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो नीचे जाएगा फ्रेंड्स, ये 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा पोल पे। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वहीं अगर और इससे नीचे जाएं, मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड यहाँ पे आ जाएं, तो वेलोसिटी हमको कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अर्थ के जितना नीचे जाएगा उसके मतलब अर्थ के जितना करीब आएगा उसका वेलोसिटी उतना ही बढ़ते जाएगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली। देख रहे हैं आप, यहाँ पे 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो और नीचे जाएगा तो 40 हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं वेलोसिटी जो है वेरी कर रहा है, वहीं एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। तो ऐसे वाले सिचुएशंस को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एग्जांपल बताना था, द मोशन ऑफ ए डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो चलिए देखते हैं, रेस्टिंग होगा, नहीं होगा, डिसलेरेटिंग ये भी नहीं होगा, पैराबोलिक नहीं होगा, क्या होगा, फ्री फॉलिंग बॉडी हो जाएगा। तो फ्रीली अगर कोई चीज़ को हम गिरा रहे हैं, कोई बॉडी को, तो वो हमको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के कैटेगरी में वो आएगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 35th क्वेश्चन को। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन डैश एंड डैश। तो ये हमको बताना है। पहले ये हम जान लेते हैं ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है, और इसको जानने से पहले हमको फिजिकल डेफिसिट के बारे में जानना होगा। सबसे पहले हम फिजिकल डेफिसिट हम जान लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू होता है टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अब फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे फिजिकल डेफिसिट को। सपोज आपने जो है सपोज आपका टोटल एनुअल इनकम, आपका एनुअल इनकम जो है 7 लाख रुपया है। आपका एनुअल इनकम हम मान लेते हैं 5 लाख रुपया है, लेकिन आपका खर्च जो है वो 7 लाख है। एक साल का सालाना खर्च 7 लाख है। तो मान लेते हैं आपने कम ये हो कर्ज हो, तो आपने 50,000 में क्या कर दिया, एक स्कूटर को बेच लिया। तो अब आपको जो है
अब आपको ये कितना हो गया, 5.5 लाख हो गया, 5.5 लाख हो गया, तो यहाँ टोटल 7 लाख है। तो यहाँ पे आमदनी एक तरह से 5 लाख था और ये 5.5 हुआ, तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, 7 लाख में अगर आप 5.5 लाख को घटाओगे तो ये आपको आएगा 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख का डिफरेंस आया। तो फिजिकल डेफिसिट के अकॉर्डिंग टोटल इनकम में जो टोटल एक्सपेंडिचर को हम घटाएंगे वो हमारा होगा फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी डेफिसिट, जिसको हम ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। मतलब ये, तो ये किसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट में ये होता है कि फिजिकल डेफिसिट तो रहेगा ही, फिजिकल डेफिसिट में मान लेते हैं आप अपने 50,000 का जो है, मान लेते हैं आपने 40,000 का लोन लिया, इतना का लोन लिया, आपको इंटरेस्ट मान लेते हैं इसमें आपको 4,000 का, मतलब 10% इंटरेस्ट दिए। कितना का दिए, मतलब 4,000 का दिए। ये क्या है, आपका इंटरेस्ट है। तो प्राइमरी डेफिसिट बोलते क्या किसको हैं? फिजिकल डेफिसिट में अगर आप मान लीजिए लोन में से इसको अगर हम घटा देंगे इंटरेस्ट को, फिजिकल डेफिसिट में अगर हम इंटरेस्ट को घटा देंगे तो जो वो अमाउंट जो बचेगा उसी को हम कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट या ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। इसी को हम बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। अब फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा राइट है। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एंड नेट इंटरेस्ट लिएबिलिटीज। तो इस दोनों का डिफरेंस है, अभी हमने देखा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 36 क्वेश्चन को। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कौन सा मध्य प्रदेश का डांस नहीं है? लाहो। लाहो किस स्टेट का डांस है? लाहो फ्रेंड्स रॉन्ग हो गया है, लाहो जो है मेघालय का डांस है। तो ऑप्शन ए ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो रेस्ट जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, फूलपत्ती ये भी मध्य प्रदेश का है, मटकी मध्य प्रदेश का है, जवारा मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 37th क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यूज वाज डिसाइडेड टू होस्ट द 2022 एशियन गेम। 2022 का एशियन गेम किस शहर में आयोजित किया गया था? ये किया गया था हांगझाओ चाइना में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रह जाता है, 2022 का एशियन गेम्स जो था ये कौन सा एडिशन का था? ये 19th एडिशन का था। ओके, अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 38 क्वेश्चन को। द रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन डैश। तो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया हमारे कंट्री में? ये 1940 में किया गया। तो 1940 इज द राइट आंसर। किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था त्रिदीप चौधरी द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिदीप चौधरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 39th क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, सिंगर्स सुजाता एंड अनंतु have been awarded the Kalai Mamani Award for the year dash by तमिल नाडु गवर्नमेंट। तो इसको किस ईयर में मिला ये अवार्ड? ये मिला फ्रेंड्स 2021 में। तो 2021 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 40th क्वेश्चन को। इसमें क्या है हमारा, कौन सा एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मतलब रिएक्शन में जल्दी भाग ले लेता है, ऐसा कौन है? गोल्ड फ्रेंड हम लोग पहनते हैं, गोल्ड नहीं लेता है रिएक्शन भाग, इसलिए तो हम पहनते हैं ताकि वो रिएक्ट नहीं करता है, स्लो रिएक्शन है, मतलब कम रिएक्टिव है। जिंक का पेंट मारते हैं। नो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स
इसका जिंक हो जाएगा ऑप्शन। इसका फ्रेंड्स रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हम लोग अरेंज करें तो यहाँ पे सिल्वर भी हम लोग पहनते हैं, प्लेटिनम, ये भी प्लेटिनम का भी, ये तीनों जो है फ्रेंड्स मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है फ्रेंड्स तीनों। और जिंक जो है इसको अगर आप अरेंज करें, जिंक जो है लेस रिएक्टिव, जिंक जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। और वहीं तीनों जो है गोल्ड, हम लोग गोल्ड पहनते हैं, सिल्वर पहनते हैं, प्लेटिनम का भी हम लोग यूज़ करते हैं घर में। तो ये तीनों जो है ये क्या है, स्लो इसमें रिएक्शन होता है, ये सब लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। इसको अगर इस ऑर्डर में अरेंज करें तो ये हमारा आता है। अगर फ्रेंड्स हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, गोल्ड का फ्रेंड्स सिंबल क्या होता है, गोल्ड का सिंबल होता है AU, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरम बोलते हैं, AURUM। और इसका और इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स, 79 होता है। नेक्स्ट हम बात कर लें सिल्वर का, तो सिल्वर का जो है इसको हम बोलते हैं अर्जेंटम, जिसको हम AG से डिनोट करते हैं, अर्जेंटम, ARGEN। और उसके बाद हमारा है प्लेटिनम, इसको हम ओके फ्रेंड्स, अर्जेंटम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 47 होता है। और प्लेटिनम को हम किससे डिनोट करते हैं, PT से। और इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 78 होता है। और हमारा जो बच गया जिंक, इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, इसका होता है, इसको Zn से डिनोट करते हैं, इसका होता है 30। तो सबसे अगर इसको हम रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो पहले गोल्ड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, गोल्ड के बाद प्लेटिनम आएगा, उसके बाद आएगा हमको अर्जेंटम, उसके बाद आएगा जिंक। तो ये ऐसे है, तो मतलब ये जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 41st क्वेश्चन को। इसमें क्या है, द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन डैश। ये कब पेश किया गया था, अभी हाल ही में 2022 में, ये 5 अगस्त को ये लोकसभा में पेश किया गया। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 42nd क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन मार्च 2022। ये जो है मतलब इसका मतलब हुआ सेबी। तो सेबी का न्यू चेयरपर्सन कौन है, ये है माधवीपुरी बुच। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 43rd क्वेश्चन को। मंगू भाई छागन भाई पटेल वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ डैश इन जुलाई 2021। ये जो है मंगू भाई छागन भाई पटेल, ये जो है MP के गवर्नर है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 44th क्वेश्चन को। हाउ मच मनी वाज गिवन टू ए संगीत नाटक एकेडमी फेलो इन 2019। ये कितना दिया गया था 2019 में, तो ये जो दिया गया था ये 3 लाख दिया गया था, जो अभी इसमें पार्टिसिपेट किए थे संगीत नाटक एकेडमी में, तो इसको 3 लाख अमाउंट दिया गया था। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 45th क्वेश्चन को। इसमें हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव ए सिंगल ओपनिंग इन दियर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट सर्व्स बोथ एज ए माउथ एंड एन एनस। मतलब माउथ भी वही करता है काम और एनस का भी वही करता है काम। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म में ये है, तो ये जो है फ्रेंड्स प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये फ्रेंड्स याद ही कर लीजिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 46th क्वेश्चन।
इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया वाज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स एगो। तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब अभी से 22 साल पहले, अभी 2024 है, तो अगर हम टाइम लाइन पर जाएँ तो इसको हमने 0 मान लिया, ये मान लिया, ये तो अभी 2023 है, तो 2200 साल पहले मतलब 2000 मतलब 200 BC, 200 BC और 1900 साल मतलब यहाँ पे 100 AD पे, 100 AD पे। तो ये जो 300 साल का गैप जो है, ये जो 300 साल का गैप जो है 200 BC से लेके 100 AD तक, तो इस टाइम में इंडिया में कौन सा सिटी है जो कि कोस्टल सेटलमेंट था, जहाँ पे पनिया जहाज से सामान लिया, मतलब अनलोड किया जाता था और उसमें लोड भी किया जाता था। तो ये करता था कौन सा शहर में, तो ये करता था फ्रेंड्स कौन सा सिटी में, ये है अरिकमेडू। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स कब का इंसिडेंट है, ये फ्रेंड्स बताएं, तो ये जो है पोस्ट, पहले मौर्यन किंगडम था, मौर्यन किंगडम का जो है स्थापना कौन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। उसके बाद पोस्ट मौर्य जो आता है, पोस्ट मौर्य में जो है कौन कौन सा डायनेस्टी था, पोस्ट मौर्य में पुष्यमित्रा शुंग द्वारा शुंग डायनेस्टी की स्थापना किया गया। मतलब अगर 200 BC के आसपास, 200 BC के आसपास कौन आ जाते हैं, शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी। और 100 BC के आसपास कौन आ जाते हैं, कनवा डायनेस्टी, कनवा डायनेस्टी। तो यहीं से, यहीं जो इंसिडेंट है, यहीं पे इसी टाइम में जो है, इन्हीं के टाइम में अरिकमेडू जो है फेमस था, मतलब इंटरनेशनली लेवल पर ये जो है सामान को लोड अनलोड किया मतलब करता था। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्रेंड्स, शुंगा डायनेस्टी का जो है फाउंडर कौन था, पुष्यमित्रा शुंग। और कनवा डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे वासुदेव। और ये दोनों जो डायनेस्टी था, शुंगा डायनेस्टी और कनवा डायनेस्टी, ये दोनों किस डायनेस्टी का पार्ट था, कौन सा अंपायर का, ये दोनों पार्ट था मगध अंपायर का। मतलब मगध अंपायर, मगध अंपायर का सबसे लास्ट डायनेस्टी कौन था, कनवा डायनेस्टी। ये फ्रेंड्स याद रखना है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स कनवा डायनेस्टी के बाद गुप्ता पीरियड आ जाता है। फ्रेंड्स इसका हमने आंसर देख लिया, अरिकमेडू होगा। अब हम 47वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, सोडा लाइम कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोडा लाइम। सोडा लाइम किसको है कहते हैं फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को हम सोडा लाइम कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ भी अराइज होता है, कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं, कॉस्टिक सोडा किसको कहते हैं। ये जो फ्रेंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्विक लाइम किसको कहते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम जो है हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। यहाँ से सोडा हमने ले लिया, यहाँ से लाइम ले लिया, तो क्या बन गया, सोडा लाइम, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी, ऐसे फ्रेंड्स इसको बनाया गया है सोडा लाइम को। तो सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 48 क्वेश्चन को। इसमें क्या है, The Center introduced a new bill called the Criminal Procedure Identification Bill 2022. This bill will repeal the Identification of the Prisoners Act, which was established in dash. तो ये बिल आया है 2022 में, तो जो कि प्रिजनर को जो है आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है आइडेंटिफिकेशन से।
तो इसको ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये जो किया गया था फ्रेंड्स, ये किया गया था 1920 में। तो 1920 हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे वेयर वाज द फर्स्ट जूट फैक्ट्री इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड। पहला जूट फैक्ट्री जिससे हम मतलब बोरा बनाते हैं, तो जूट का बना होता है, ये कब हम स्थापित मतलब इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? इसकी स्थापना जो है रिसरा वेस्ट बंगाल में हुई। फर्स्ट जूट फैक्ट्री मतलब वहीं पर स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज कुदुम बासरी वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड। मतलब ये वुमेन पे भी फोकस कर रहा है, कम्युनिटी बेस्ड भी है और गरीबी हटाने का भी काम कर रहा है। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, नाम क्या है? कुदुम बासरी। ये जो है कौन सा स्टेट द्वारा ये लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया कुदुम बासरी, ये केरला गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। बाय।